ओके, सो प्रीवियसली हमने एटम्स का सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बोर मॉडल पे हाइड्रोजन एटम पे हमने डिस्कशन किया था कि हाइड्रोजन लाइक एटम पे बोर मॉडल कैसे एप्लीकेबल है। तो उसमें सारे हमने एनर्जी स्टेट्स की बात की थी कि यार एनर्जी स्टेट कैसा रहेगा हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, और स्पेशली हाइड्रोजन के लिए हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि यार इसका एनर्जी यूजुअली हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z²/n² के प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन है तो फिर Z की वैल्यू हमने 1 रख दी और -13.6 के अकॉर्डिंग कर दी। तो ये सारी वैल्यूज हमें याद रखनी है, एक्साइटेशन वैल्यूज सारी पहले एनर्जी लेवल से याद रखना है हमें, और उसके बाद सारी एक्साइटेशन एनर्जी याद रखनी है कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल के लिए कितनी रहेगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज को कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वैल्यू ही लेता है, अगर वो क्वांटाइज्ड वैल्यू नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को नहीं लेता है। फिर हमने एमिशन स्पेक्ट्रम की बात की, और उस पर हमने सीरीज की बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज थी। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में सीरीजेज हमने देखे, उनकी रेंज भी हमने चेक की, मिनिमा टू मैक्सिमा सबकी रेंज कैसे निकालते हैं और सारी चीजें। फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, एंड फिर डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर द सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ दिस, एंड देन करेक्शन फॉर न्यूक्लियस, जो म्यू बाई एम का करेक्शन करना पड़ता है हमें। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया हुआ था इतना। आज हमें बोर मॉडल पर क्वेश्चंस करने थे, तो बोर मॉडल पर बेस्ड हमें एग्जांपल्स करने थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले। Okay, answer it fast in the chat box. ओके गुड प्रथमेश, बाकी लोग फास्ट है, फास्ट सॉल्व करें। ओके गुड समृद्धि, ठीक है। तो यार दो फॉर्मूले मैंने बताए थे यार, एक था nn-1/2, ये बुक्स में दिया होता है, और एक होता है nn+1/2। हम कौन सा फॉलो करें? सेकंड वाला, प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ये कभी के लिए भी वैलिड है, सिर्फ हमें n1 n2 की वैल्यू अच्छे से रखनी है, काम बन जाएगा हमारा। तो अगर बात करें कि n1 कितना है, दैट इज n, एंड n2 कितना है, दैट इज, सपोज इसे कैपिटल n कर लेते हैं, तो कैपिटल n करके फील बेटर रहेगा। सो कैपिटल n-5 है। देन हम क्या करते हैं, स्मॉल n अपना फाइंड करते हैं, वो क्या हो जाता है, डिफरेंस n1 माइनस n2। तो बेटा n1 माइनस n2 कितना आ जाएगा, n माइनस ऑफ n-5, तो कितना आएगा 5। इसका मतलब देखो यार, हमने n1 माइनस n2 निकाला हुआ है, तो जब भी अगर हम ये करेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस कितने हो जाता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ लाइंस का, यस। तो n-1/2 नहीं करना, ये गलत है। ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करते हैं जब ग्राउंड स्टेट में आना है, जब हम n2 को कुछ भी नहीं कंसिडर करते हैं, ग्राउंड स्टेट कंसिडर करते हैं। अदरवाइज हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, nn+1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना यार, 5 × 5 + 1/2, सो इट विल बी 15। ओके,
सो आई गेस ओके रहना चाहिए। वेरी गुड रैचल गौरी, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि nth ऑर्बिट से n-1 में आ रहा है तो इतना वेवलेंथ देगा, n-2 में आएगा तो इतना वेवलेंथ देगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर n-2 में डायरेक्ट आएगा तो कितना रहेगा उसमें। आप बताएं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एनीवन एक्सप्लेन करें कि कैसे करना रहेगा इसे। सर वो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे और हाँ। फिर hc/लैम्डा लिखकर वो। वेरी गुड। तो हमने ये चीज सिखाया था कि यार एनर्जी जो एडिटिव होती है ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है। तो सिचुएशन क्या है कि पहले n to n-1 आया तो ये मान लेते हैं लैम्डा 1 है, और यहाँ से आया तो ये क्या है, लैम्डा 2 है। और अगर हम बोल रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, डायरेक्ट यहाँ से आ जाए तो वो रहेगा लैम्डा। तो क्या हम ऐसा कुछ लिख देंगे क्या कि लैम्डा विल बी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2? ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ रैंडम सा नहीं कर देना है, ये रॉन्ग है। क्या चीजें ऐड करेंगे, एनर्जी। क्लियर। सो E विल बी E1 प्लस E2, ये एनर्जी रहेगी। और एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा। यस, सो hc बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा hc बाय लैम्डा 2। तो आई गेस आप समझ गए। सॉल्व करेंगे hc कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो यार क्लियर है, सबको समझ आया? अच्छा, ये बताओ क्या इस ऑप्शन में ऐसा हो सकता था कि मैं इसे 200 बोल दूं और इसे 300? कोई जस्टिफाई करेगा, ऐसा हो सकता था नहीं क्या? सर, अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेव एनर्जी ज्यादा है तो वो वेवलेंथ कम होनी पड़ेगी। मतलब n to n-1 में एनर्जी कम है, इसलिए वेवलेंथ उस ज्यादा होगी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। क्या होता है कि ऊपर जाने पे एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है ना। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले कम एनर्जी आएगी फिर बढ़ती जाएगी एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इस स्टेप में आऊंगा तो एनर्जी कम है और इस स्टेप नेक्स्ट स्टेप में ज्यादा होगा। तो अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ कैसी रहनी चाहिए थी, ज्यादा रहनी चाहिए थी, इसलिए पहले वाले को 300 और दूसरे को 200 किया हुआ है। चलिए पहले कॉम्बिनेशन सॉल्व कर देते हैं, क्या आंसर आ जाएगा। तो 300 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, डायरेक्टली लिख देता हूँ 500। सॉल्व करें, आंसर क्या आ जाता है, 120। 120। ओके, 120 नैनोमीटर आ जाता है। 125। कितना? अरे 120 आएगा, 125 क्यों आएगा? यार क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
ओके गुड। ओके तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसे फास्ट सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सॉल्व करें, देखते हैं कि किसका टेक्निक सबसे फास्ट रहता है, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसे। वेरी गुड समृद्धि, वेरी गुड। बाकी लोग भी यार फास्ट सॉल्व करें। ओके एक चीज और, कभी भी वेवलेंथ अगर बताते हैं तो यूजुअली नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में ही बताते हैं यूजुअली। ऐसा बहुत कम होगा आंसर्स कि आपको मीटर में आंसर देना पड़े 10⁻⁻7 -6 की रेंज में, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए बात कर लेते हैं कि यार ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, लेकिन n1 इज इक्वल टू कितना है, ग्राउंड स्टेट से, मतलब n1 क्या है, 1 है। कहाँ की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैंने बताया कि अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n क्या होगा, 4। ठीक, अब इस क्वेश्चन में एक और काम की चीज पता चली है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब बोर मॉडल तो काम करेगा, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर भी है। तो एटॉमिक नंबर Z कितना होगा इसका, 3। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें माइंड में रख के काम करनी है, बाकी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो 1/λ ये हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या पूछा है, रिक्वायर्ड पूछा है ना, तो दोनों चीजें सेम ही होती हैं। आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उतनी एनर्जी क्या चाहिए, एमिशन में भी नजर आएगी। क्लियर, तो इसका मतलब 1/λ क्या हो जाएगा, R इंटू Z² 1/n1 स्क्वायर माइनस, मतलब n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n।
इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें उल्टा आएगा, क्यों? क्योंकि हम उल्टा सॉल्व कर रहे हैं ना, हम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, तो चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं या नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम ये जो एनर्जी निकाल रहे हैं ये कौन सी एनर्जी है कि हमने उसे कितनी दी। ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए तो उल्टा लिख सकते हैं, एन इनिशियल टू एन फाइनल लिख सकते हैं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछ रहा है ये। तो r इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, और ये हम सॉल्व कर देंगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो सॉल्व हो क्या आ गया यार, 1/λ कितना आ गया, r इंटू 9 इंटू ये कितना होगा 16, सो 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा 16/15 इंटू 1/9 इंटू 1/r। 1/r हमें पता है, उसे लिख सकते हैं 912। डन, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/15 इंटू 1/9 इंटू 1/r कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम। इसे सॉल्व करें, वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, फाइनल वैल्यू इसे सॉल्व किया 107.272। 107.2। ओके ठीक है, गुड। तो 107 के अराउंड आ रहा है, ओके गुड, काफी लोग का आया 107, फाइन फाइन, ओके। तो यार अभी आइडिया क्लियर है सबको? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि ये एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये 913 भी होता है, देखा है आपने कभी? किसी और उसमें कई क्वेश्चंस में 913 भी दिया होता है, कभी कभी सिर्फ 910 दे देता है। तो एज पर द क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, तो उसे अप्रोच कर सकते हैं। डन, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं ना, सबको ओके? ओके चले। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये वाले हैं कि थर्ड ऑर्बिट पर स्पीड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ थर्ड ऑर्बिट, और व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है, रेशियो बता के रखा है, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं एग्जाम्पल कराऊंगा, आप सब लोग वो अप्रोच कर लेंगे। ओके ओके, तो ये याद रखना है कि कोई एलिमेंट एक्स है जिसका ये मैच कर रहा है हाइड्रोजन के इससे, ठीक है, तो आपको बताना है कि उसके ऑर्बिट की फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मतलब आपको बेसिकली क्या ढूंढना है, ये एलिमेंट, बताओ ऑर्बिटल एनर्जी में कुछ चेंज होता है क्या कुछ?
नहीं, हमें डायरेक्टली पता है कि एनर्जी कितनी आती है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एन स्क्वायर। तो क्या मिसिंग पॉइंट है, जेड। जेड। इस एक्स का जेड हमें चाहिए होगा कि क्या होगा, तो सॉल्व करें जल्दी से। ओके, देख लेते हैं सेकेंड लाइन ऑफ बामर। ठीक है, तो सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज हमें पूछा है, तो बताएं सेकेंड लाइन ऑफ बामर कहाँ पर पड़ेगी, 4 to 2। बामर इनटू सीरीज 4 to 2। यस, हाँ, तो लाइमन होगा n इज इक्वल टू 1 पर लैंड करेगा और बामर सीरीज n इज इक्वल टू 2 पे लैंड करेगा। और सीरीज है कहाँ पे, सेकेंड लाइन है, तो सेकेंड लाइन है मतलब n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। सो n इज इक्वल टू 4 से आ रहा होगा तब वो सेकेंड सीरीज बनेगा। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन इज दिस, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन इज दिस, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन इज दिस। तो मतलब सिचुएशन में टेंशन की बात नहीं है, हमारी जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है वो ये है, बट किसकी, हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज किसी पर्टिकुलर के सेकेंड बामर से मैच कर रही है। तो इसका मतलब कैसे वेवलेंथ मैच कर सकते हैं दोनों का, इस तरीके से r इंटू जेड स्क्वायर, और उसका कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 4 to 2 पे। सो 1 बाय हमें 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये मैच कर रहा है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z क्या होता है, 1, तो 1 का कोई टेंशन ही नहीं है। और कौन सी लाइन है उसकी, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 to 1 आ रहा होगा, सो n फाइनल माइनस n इनिशियल। ये तो ये हमारा कंपैरिजन हुआ, यहाँ से देख सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके। तो r तो कैंसिल आउट हो गया, जेड स्क्वायर इंटू, इसे सॉल्व करें तो ये कितना हुआ, 1/4 माइनस 1/4 का स्क्वायर 16। सो ये कितना आ गया, 3/16। तो इसे हमने सॉल्व किया, ये आ गया 3/16 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व किया तो ये आ गया क्या, 3/4। तो यहाँ से सॉल्व करें, 3 कट होगा, 4 से भी कट हुआ, z की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, 2। तो इसका मतलब ये हमारा हीलियम है, ये एलिमेंट क्या है, हीलियम है पक्का, ये कंफर्म हो गया। तो इसके ऑर्बिटल एनर्जीज अब क्या हो जाएंगी, देन हमें ऑर्बिटल एनर्जीज पता है कितनी होती हैं, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, क्लियर। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब 13.6 इंटू 4 आ जाएगा आंसर, -13.6 इंटू 4। ठीक है, इसका ई सॉल्व करेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर पता है, 2 का स्क्वायर बाई ऑर्बिट भी है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इज इक्वल टू 3 के लिए देखे ई, तो ई की वैल्यू -13.6 इंटू जेड है 2 का स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई एन कितना है, 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। ओके गुड। तो आई गेस एनर्जी सबको समझ में आ गया होगा, जेड स्क्वायर का मेन चीज है, जेड स्क्वायर का वहाँ पे मेन पॉइंट है, तो क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया। तो एनर्जीज के बारे में, एनर्जी एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा, तो उसे हम थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज बात कर लेते हैं
let's say, okay, so write potential energy, kinetic energy and total energy of first three orbits of hydrogen atom. ठीक है, तो बताओ इसमें कोई टफ चीज है क्या? ये आपको ऑलरेडी पता होगा, सबको पता है ये चीज। हाँ हाइड्रोजन एटम तो ये रहेगा, लेकिन तो फिर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा ना, ये तो सबको पता है, तो ये क्यों पूछेगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। इफ या हाइड्रोजन एटम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा ये जो हम एनर्जी लिखते हैं इसमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस किसे कंसिडर करते हैं? ये जो हम एनर्जी लिखते हैं -13.6, इसमें जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस किसे मानते हैं? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट को मानते हैं। गुड, तो अब हमने क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किया। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी of its ground state is taken as zero reference. ओके, तो ये सिचुएशन है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ऐसा हमें फर्क पड़ा है। तो वैसे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने का ट्राई करता हूँ कि जब हम व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट जीरो करते हैं तब हमारे पास क्या होते हैं फॉर्मूले, ये आप लोग को पता होगा। तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? पहले टोटल एनर्जी से शुरू करते हैं। टोटल एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, ठीक है। लेकिन हमें कब चाहिए? व्हेन पोटेंशियल एनर्जी एट n इज इक्वल टू 1 को क्या माना है हमने? जीरो रेफरेंस माना है। तो फिर क्या बदल जाएगा, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। क्वेश्चन समझ आया सबको? क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो बताओ यार किसी को। चले तो सॉल्व करते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए एंड n इज इक्वल टू 3 के लिए। चलो बता, पहले बेसिक क्या रहता है? टोटल एनर्जी कितनी रहती है n इज इक्वल टू 1 की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.51। वेरी गुड। चले काइनेटिक एनर्जीज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, तो ये प्लस में रहेगा सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी बताएं। -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड, तो इट इज अ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिव लगा के फिर टोटल एनर्जी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? इसका डबल कितना हो जाएगा? 27.2। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गुड, और इसका कितना हो जाएगा? -3.02 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके गुड। अब ये सॉल्व करो, इसमें बताओ क्या बदल जाएगा, कैसे क्या चेंज होगा? अच्छा बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क पड़ता है क्या? काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क पड़ता है क्या कि रेफरेंस क्या है? नहीं। ओके, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क किससे पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल को फर्क पड़ेगा तो टोटल को फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, को भी फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये थोड़ा सीक्वेंस वाइज लिख लेता हूँ कि कौन सी चीज नहीं चेंज होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी जिसके वजह से टोटल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक तो क्लियर है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 13.6 प्लस का 3.4 एंड प्लस का 1.51।
अच्छा, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी, -13.6 थी, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए, प्लस 13.6। प्लस नहीं, कितना पूछ क्वेश्चन में दिया है, 0 होनी हाँ, चाहिए। 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ गया, कितना अमाउंट शिफ्ट करना पड़ गया, 13.6। शिफ्ट करना पड़ गया, क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सी बात, मैंने बताया ये ग्राउंड है और यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ली, तो आपने बोला कि सर इसकी हाइट है और पोटेंशियल एनर्जी है 20, लेकिन मैंने ये एनर्जी लिखनी है और मैंने इसे रेफरेंस ले लिया और लेट्स से ये हाइट की वजह से है 30, तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये रेफरेंस ले लिया तो अब सारी एनर्जीज, सपोज ये है 50 और ये है 80, अगर मैंने इसे रेफरेंस ले लिया तो अब ये 50 कितनी बचेगी 30 और ये 80 कितना बचेगा 60। समझ आया क्यों, क्योंकि 20 रेफरेंस सबसे माइनस हो गया होगा। समझ आया सबको आइडिया। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेफरेंस चेंज किया, रेफरेंस चेंज किया मतलब कि हमें यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर प्लस 13.6 करना पड़ेगा, जिससे हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाए 0। ये है शिफ्टिंग ऑफ रेफरेंस, ये हमने शिफ्ट कर दिया। तो अगर ये शिफ्ट किया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर है -3.4, तो अभी बताओ 3.4 ऐड करेंगे क्या, नहीं 13.6 ऐड 13.6 ऐड करेंगे। हाँ, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया कि हमने इसमें 13.6 और ऐड कर दिया, तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा फिर 10.2। तो ये एनर्जी कितनी आ गई 10.2। ठीक, थर्ड का नेक्स्ट का भी कर सकते हैं, -1.51 और प्लस 13.6 कितना आ जाएगा 12.09। 12.09। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है, ऐसा कोई रियल में सिस्टम नहीं है, बट कुछ भी हो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो कि हमारी क्या सिचुएशन रहेगी और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। फिर टोटल एनर्जी बदल जाएगी, क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी अब 13.6। हाँ, ये कितनी हो जाएगी 13.6। 13.6। हाँ सर वो -6.8 प्लस 13.6 होनी चाहिए ना सेकेंड वाले में। किसमें, इसमें हाँ सर, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी -6.8 है ना। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं, ये उल्टा हो गया, क्या होना चाहिए था, पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे हैं काइनेटिक नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी -27.2 थी, तो इसका मतलब हमें सही से करना चाहिए, यहाँ पर ऐड करने में क्या लिखना चाहिए 27.2। अब ये फाइनल जो है 0 हुआ, ये रेफरेंस होगा हमारा। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पे सेकंड की क्या होती है, -6.8 है और प्लस 27.2 का ऐड ही करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताएं, सॉल्व करें ये सारी वैल्यूज। 21.4। ओके, ये कितना आया 21.4, 4 नहीं, इसे सब्ट्रैक्ट करना है हमें 12 4, ओके 21.4, ये कितना हुआ ओके, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2, मतलब 24.1। अभी टोटल एनर्जी लिखना है तो हमें दोनों के ऐड करके करनी पड़ेगी, तो ये हो गई प्लस 13.6 टोटल एनर्जी, फिर लाइकवाइज इन दोनों को भी ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को भी ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24.1
8। ठीक है, लाइकवाइज इसको भी कर लेंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये शिफ्टिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा? हाँ सर। ओके चले। हाँ। तो अभी इसमें मैंने बहुत सारे बेसिक वाले क्वेश्चन आपको नहीं कराए हैं, जो रेशियो और सिर्फ ऑर्बिट के बारे में पूछते हैं कि ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट में क्या रिलेशन होगा। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज का। चलिए कुछ एग्जांपल अब थोड़े से प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड करके कर लेते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म और बाकी सारी चीजों से। देखें, ओके तो यहाँ पे nth बोर ऑर्बिट कहने का मतलब ये है कि बोर्स मॉडल यहाँ पर फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोच करना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए और एक मैग्नेटिक फील्ड। दो पार्ट हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन के। डन। तो दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक तरफ मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहा हूँ और एक तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बताएं आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। कुछ याद है? m/d। ओके m/d, बट आपको पता है कि यहाँ पे m वगैरह नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब क्या चीज आ जाएगी वहां पर? करंट। करंट से रिलेटेड आपको बताना है, करंट से रिलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। करंट से रिलेटेड कुछ भी याद है मोमेंट वगैरह का फॉर्मूला? बहुत ही स्ट्रेट था, NIA। भूल गए क्या? याद आया? NAID। हाँ NAID। हाँ, NAID नहीं, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है, तो दैट इज NIA। तो अगर हम बात करें कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो हमें पता है कि इसके वजह से कुछ करंट आएगी और ये nth ऑर्बिट में है, मतलब लेट्स से इसका रेडियस n है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो हमें पता है इसके वजह से करंट आएगी और उसके वजह से डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट है NIA। ठीक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। n तो ये n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, तो वो तो 1 होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। इनटू करंट कैसे लिखते हैं बताएं, इलेक्ट्रॉन की करंट कैसे लिखेंगे? चार्ज अपॉन टाइम ना, E/T। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr²। तो ये बताओ टी कैसे निकालते हैं? टी कैसे निकालते हैं टाइम? 2πr/v। 2πr/v, तो 2πr/v, तो इसका मतलब ये हो गया πr²। तो ये कैंसिल, एक r कैंसिल, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा E/2rv। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, अब हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि rv को क्या लिख सकते हैं। बताओ r/v को क्या लिख सकते हैं? कुछ याद आ रहा है v/r कहाँ पर आता है? एक तो तरीका है अलग अलग लिख देना। r प्रोपोर्शनल टू व्हाट होता है, v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताएं? R proportional to proportional to z n² ओके ठीक है, तो r हो गया n² z और v हो गया z² z/n। ठीक,
तो ये दोनों यूज कर सकते हो, या फिर ये भी तो यूज कर सकते हो डायरेक्टली MVR। क्या होता है MVR? h/2 pi. NH/2 pi. NH/2 पाई। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो या फिर ये वाला भी यूज कर सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आपका मन करे वो यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज लिखूंगा। क्या? MVR इज NH/2 पाई, ये यूज कर सकता हूँ। और ये लिख सकता हूँ द रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z/n। तो जब दोनों को रखेंगे साथ में तो क्या होने वाला है? कैंसिल आउट ही होने वाला है ना। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली क्या आएगा? E/2 इंटू RV कैंसिल आउट करके क्या आएगा? NH/2 पाई, और m का डिवाइड भी होगा इंटू m। तो मैग्नेटिक मोमेंट सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रहा है? z पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, नहीं, सिर्फ n पे डिपेंड करेगा। यही हमें बताने का पर्पस था। क्या आप ये पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू n। ओके, हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई टेंशन नहीं है किसी को। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाले। बताएं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर ड्यू टू अ लूप। यार फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब आगे काम बनेगा। बताएं बी का फॉर्मूला लूप के लिए। म्यू नॉट म्यू नॉट I बाय 2 पाई। पाई नहीं रहता, पाई इनफाइनाइट के लिए रहता। समझाया भी था कि गलती मत कर देना, सर्किल के चक्कर में 2 पाई r मत लिख देना। 2 पाई r आता है इनफाइनाइट वायर के लिए, यहाँ पे क्या आएगा? 2r। ठीक, क्लियर है सबको? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई? म्यू नॉट अलग रखा, 2r को अलग रख लिया, और I को क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट लिखा E/T, और T को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r/v। क्लियर है सबको? हाँ, ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई E इंटू, देखो क्या आ रहा है? V/r²। समझ आया सबको? क्या दिख रहा है? V/r²। तो पूरा सॉल्व करने से बेटर है हम डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली कर लेंगे तो देन V प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? V² किसके प्रोपोर्शनल है? V प्रोपोर्शनल है Z/n के, और R प्रोपोर्शनल है n² बाई Z के। तो देखना क्या आएगा? B प्रोपोर्शनल टू Z/n आएगा, और डिवाइड बाई n²/z का स्क्वायर। क्लियर? तो क्या आ जाएगा इसका मतलब? ये जो B होगा वो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Z³ बाई n⁵। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नो सर। गुड तो सर गुड। फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो है, करंट वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी ये पूछ सकता है, तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे कि किस फॉर्मेट में वहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि बोर मॉडल को पीछे भी कहीं पे रिलेट कर सकता है, प्रीवियसली किसी चैप्टर से रिलेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मैंने ग्रेविटेशन में बताया था कि हम कंसिडर करते हैं कि वो जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाई r², बताया था ना कि कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि ये फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू r² नहीं है, r⁴n है, ये लेट्स से जस्ट 1/r के प्रोपोर्शनल है। तो फिर क्या फर्क पड़ेगा बोर मॉडल में? तो पूरा आपको चीजें सारी बदलनी पड़ेंगी। सिर्फ आप एक चीज हमेशा लिख सकते हो, क्या? NH/2 पाई। एक ये इक्वेशन रहेगी, ये इक्वेशन बदल सकती है कभी भी। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। ओके गुड। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं प्रैक्टिस।
ओके, तो ये पूरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको मैथमेटिकल समझाने के लिए दे रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एटम एग्जिस्ट करेगा, आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। बताएं, तो सबसे पहले क्या चीज समझ में आई कि यू दिया हुआ है, जबकि हमें बोर मॉडल सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी लिखते हैं क्या हम उसमें, फोर्स लिखते हैं। तो बताओ फोर्स कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पता है अगर, वो F into dr से। हाँ एफ इन टू डी आर से, वो तो इंटी यू होता है, यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी आर होता है। du by d यस, दिया यू बाई डी आर क्या करोगे यार, डिफरेंशिएट करते हैं डी यू बाई डी आर। वर्क पर एनर्जी में भी बताया था ना, दैट एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, याद है। हाँ हाँ, तो ये सिचुएशन रहेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन एफ विल बी माइनस ऑफ, इसको डिफरेंशिएट करो यार 1/r क्यूब को, तो 1/r क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r क्यूब का, तो ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसका मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r टू द पावर 4। क्लियर है। हाँ ओके गुड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट। तो बोर्स, अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सो अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट क्या सिचुएशन होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर विल बैलेंस व्हाट, फोर्स। क्लियर, और फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से एफ इज इक्वल टू सम के अपॉन आर टू द पावर 4। क्लियर, सम के अपॉन आर टू द पावर 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुई, ये हुई इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या आया, यहाँ पे हमें सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ गई वो ये रही। अब दूसरा हमें क्या सॉल्व करना है, नंबर 1। अच्छा एक चीज और, इसमें हम इंट्रैक्शन के लिए किसको भूल जा रहे हैं, जेड भूल जा रहे हैं। जेड को हम नहीं ध्यान दे रहे क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्बिट्स के रेशियो पे चाहिए, अदरवाइज हम यहाँ पे जेड भी लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जेड भी रहेगा बट अभी रिक्वायर्ड नहीं है उस क्वेश्चन में, तो इसलिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब सॉल्विंग में क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई, सॉरी वी स्क्वायर, एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वी स्क्वायर विल बी सम कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब, ये एज इक्वेशन बनाएगी। सेकंड क्या है, एम वी आर इज एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर, तो यहाँ से v को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं कि थोड़ा सॉल्विंग बेटर रहे, इसके लिए इसको 2 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, क्यूब, और क्यूब आएगा और एक आर कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v प्रोपोर्शनल टू 1/r। डन, और यहाँ पर हम v को रख देंगे उसमें, दैट v बिलोंग्स टू 1/r। ओके, r टर्मिनेट हो जाएगा, ओके ओके ठीक है ठीक है, इसको अभी वैसे ही रखते हैं, जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसमें r टर्मिनेट ही हो जाएगा। r को रखते हैं वापस से वैसे ही, सो एक r कैंसिल आउट हुआ, r क्यूब हो गया ये, v विल बी r टू द पावर 3/2, सो ये क्या हो जाएगा, 1/r टू द पावर 3/2 इंटू r इज प्रोपोर्शनल टू n, तो एक r कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से,
एक आर बचेगा क्या, r टू द पावर 1/2, सो 1/r टू द पावर 1/2 प्रोपोर्शनल टू n, फ्लिप कर देंगे, दैट मीन्स r टू द पावर 1/2 इज प्रोपोर्शनल टू n, और r टू द पावर 1/2 मतलब रूट r, सो r इज प्रोपोर्शनल टू n 1/n स्क्वायर, सर वो फ्लिप करेंगे तो 1/n होगा। 1/n हो गया, हाँ, तो 1/n के स्क्वायर पे रहेगा r, ठीक। तो बहुत ही वेग सा रिजल्ट आ रहा है, बट चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट यहाँ पर सिर्फ समझाना था कि आपको कोई भी फंक्शन दे देगा अगर एग्जाम में, इधर f का कोई फंक्शन दे देगा दैट f इज प्रोपोर्शनल टू सम 1/r, तो आपको बस इसी तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है f की जगह पे 1/r रखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी वैल्यू देगा। तो मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दे दी इसलिए, जिससे आपको एक और चीज क्लियर हो जाए, ये कि फोर्स अगर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। चलो तो यार यहाँ तक काफी सारे बोर मॉडल पे हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, काफी एग्जांपल्स। देन रेशियो की बात करें, देन बात करें तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, R1 हमें कौन कौन सा रेशियो चाहिए था, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, तो मतलब क्या चाहिए, R2 और R3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का उल्टा आएगा, क्लियर, मतलब क्या आएगा n3/n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो n3/n2 का स्क्वायर अगर बात करें क्या सिचुएशन हो जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, ओके 3/2 या, सो n3 की वैल्यू हमें 3 रखनी है, ये 2 रखनी है, इसका स्क्वायर हो गया, वैल्यू आ गई कितनी 9/4 रेशियो। तो बहुत अजीब सा है, अंदर वाले ऑर्बिट की जो रेडियस है वो ज़्यादा आ रही है बाहर के ऑर्बिट से, बट ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस था। तो ये हमारा बोर मॉडल यहाँ पे कंप्लीट होता है, बोर मॉडल का काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है। तो जो अपकमिंग टेस्ट है मैंने बताया भी है, एटम्स के जितने लेक्चर हो जाएंगे वहां तक आएगा। तो बाय द वे एटम्स में बेसिक जो है वो बोर मॉडल ही है, प्लस साथ में मैंने बताया था एक्स रेज भी है, और उसके बाद मैं 2-3 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, लाइक ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, और ये सारी चीजें। तो देख लेते हैं हम, हमारा ये चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है एक्स रेज, और एक्स रेज काफी अच्छा टॉपिक है, मतलब इस पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्स रेज पे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मतलब एक्स रेज इतना ज्यादा काम में क्यों आते हैं, मतलब एक्स रेज बेसिक यूज तो आपको पता ही है, बट कुछ फेमस बातें एक्स रेज की देखते हैं। अगर लिस्ट में देखें तो गामा के बाद किनका नंबर आता है, एक्स रेज का, फिर यूवी रेज का आता है, फिर उसमें भी विजिबल स्पेक्ट्रम याद है सबको, ईएम वेव स्पेक्ट्रम, ओके। तो जो एक्सरे है देखो बहुत ही पास में है गामा के, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही हाई होती है, हाई एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी हाई, बट वेवलेंथ कम। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, these are EM waves with high frequency and high energy and low wavelength, और इनकी वेवलेंथ काफी कम रहती है, नियरली 1 to 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। विजिबल कितनी होती है अपनी 4000 एंगस्ट्रॉम, उससे कम अल्ट्रावायलेट, और उससे भी कम ये, याद है अल्ट्रावायलेट 912 हाइड्रोजन फर्स्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है। इससे और कम थोड़ा जाने लगते हैं तो कौन सी आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती है। ये मैंने एक जर्नल दिया हुआ है 1 to 10 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अगर मैं 0.1 एंगस्ट्रॉम से देखूं तो और वेवलेंथ कम हो गई, और वेवलेंथ का मतलब एनर्जी और ज्यादा, तो मतलब ये बहुत ही
हाई एनर्जी वाली एक्सरेज हो जाएंगी जिनकी वेवलेंथ आप मतलब ऐसे 0.1 एंगस्ट्रॉम 1 से भी काफी कम हो जाएंगी अगर। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक्सरेज की खास बात है कि दे डू नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो इसका मतलब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं तो क्या एक्सरेज के पास कोई चार्ज है क्या? इसका मतलब नहीं है। सो दे आर अनचार्ज्ड। लाइक कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, एक्सरेज अनचार्ज होती हैं और बोल सकते हैं न्यूट्रल। अच्छा, दूसरी बात, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर काफी हाई होती है। सो हाई पेनिट्रेशन पावर, सो they have high penetrating power. ओके, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अब अगर हम बात करें कि जैसे मैंने एक रेंज बता दी, एक 1 to 10 एंगस्ट्रॉम है, बट मैंने बताया कि अभी ऐसा नहीं है, इससे कम भी एक्सरेज होती है। एक रेंज है, सपोज 0.1 to 1 एंगस्ट्रॉम वाले की बात करें तो देखो इनकी वेवलेंथ काफी कम है, मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग होगी। क्लियर? तो इसकी एनर्जी के बेसिस पर भी हम दो क्राइटेरिया पे डिवाइड कर लेते हैं एक्सरेज को। सो बेस्ड ऑन एनर्जी क्राइटेरिया, दे आर ऑफ टू टाइप। दे आर ऑफ टू टाइप्स, और वो टाइप्स क्या है? दे आर ऑफ टू टाइप, हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज एंड सॉफ्ट एक्सरेज। क्लियर? आप नेम से समझ गए होंगे, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है? हार्ड वालों की, और सॉफ्ट वाले मतलब कम एनर्जी वाले हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? हार्ड एक्सरेज, इनकी क्या सिचुएशन होगी? इनकी हाई एनर्जी, ओके। अगर एनर्जी हाई है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई होगी, ज्यादा ही होगी, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो एनर्जी की वजह से ही पेनिट्रेशन पावर होती है, तो इनकी पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होती है। अच्छा, ओवरऑल एक्सरेज की सबकी ज्यादा होती है, लेकिन अगर इन दोनों एक्सरेज में कंपेयर करें तो सॉफ्ट वाले थोड़े से कम होंगे, तो इनकी एनर्जी थोड़ी लो एनर्जी होगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि लो एनर्जी रियल ओवरऑल लो होगी, लो एनर्जी कंपेयर टू हार्ड एक्सरेज, कंपेयर टू हार्ड एक्सरेज। ठीक है, अगर एनर्जी लो है सो फ्रिक्वेंसी भी लो होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी लो है सो पेनिट्रेशन पावर भी लो होगी। ओके, तो ये भी काफी कम रहेगी। अच्छा, तो चले बात कर लेते हैं कि एक्सरेज कैसे बनाते हैं। तो ये तो था कि एक्सरेज है क्या, कहाँ पर कैसे क्या रहेंगी। अभी बात कर लेते हैं कि एक्सरेज कैसे मिलती हैं। जनरेशन ऑफ एक्सरेज पे बात करते हैं। ओके, जनरेशन ऑफ एक्सरेज की बात करते हैं, अब समझेंगे थोड़ा सा। ओके, तो एक्सरेज का पहले हम बेसिक सी बात कर लेते हैं और फिर मैं एक्चुअल फिगर से बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से किस ट्यूब पे क्रिएट करते हैं। लेकिन पहले सिंपल वे पे देखें कि एक्सरेज कैसे मिल सकती हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया है कि सपोज आपके पास एक मेटल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि क्यों इसे मेटल लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं। तो लेट्स से ये एक मेटल है, ठीक है, और
इसका एटॉमिक मास काफी ज्यादा है, तो मैं लिख सकता हूँ हैवी मेटल है, हैवी मेटल। हैवी मेटल का मतलब क्या है, Z, और एटॉमिक नंबर हाई है, हाई एटॉमिक मास है इनका। तो होता क्या है कि जब हाई एटॉमिक मास पर बहुत ही ज्यादा फास्ट इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग की जाती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर टारगेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या सिचुएशन होती है, तो यहाँ पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होती है, तो सिचुएशन ये होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये आगे की तरफ जा रहा है, एकदम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है और इस पे जा रहा है, तो लेट्स से इसके पास अगर 100% एनर्जी है, लेट्स से इसके पास 100% अगर इसके पास एनर्जी है, तो जब ये कोलाइड करता है तो अपनी पूरी मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसमें रिलीज कर देता है, हीट में। हीट में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, नियरली 95% एनर्जी किसमें रिलीज हो जाती है, हीट में। तो इसलिए इसका हाई एटॉमिक मास रखते हैं और बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इतनी ज्यादा हीट निकलने वाली है तो ये मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई रखते हैं। सो हाई एटॉमिक मास और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। अच्छा, होता क्या है कि 95% तो हीट निकलती है, लेकिन वो जो 5% आती है, वो 5% होती है हमारी क्या, एक्स रेज। तो इससे बेसिकली नियरली 5% कैरी करके क्या निकलती हैं, एक्स रेज। एक्स रेज निकलती हैं और उनकी एनर्जी कितनी होती है, नियरली 5%। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एक्स रेज की एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो तो सिर्फ 5% ही है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट में लॉस हुई। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी काफी ज्यादा होनी चाहिए। इट इज लाइक कि सोचो आपने इसको दे दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप समझ रहे हो, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इसके पास फिर कितनी होनी चाहिए थी, इसके पास 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। क्लियर, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को आपको 5000 वोल्ट से एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। समझ आया सबको, अच्छा। हाँ सर। अब देख लेते हैं कि बेसिक एनर्जी होती कितनी है, लगभग कितनी एनर्जी होती है एक्सरेज के पास, तो कुछ याद आ रहा है, 12400 बाई लेमडा। क्लियर, तो अगर मैंने लेमडा कर दिया कितना, लेट से 10 ले लेता हूँ, सबसे सबसे कम वाला ले रहा हूँ मैं, सबसे कम वाला ले लेता हूँ, तो कितनी आ गई एनर्जी, 1240। आप देख रहे हो 1240 ये है, ये 1240 है, मतलब ये 1000 की रेंज में होता है, तो इसका मतलब एनर्जी अब कितनी चाहिए पड़ेगी, 50,000। तो इसका मतलब कितना, 50 किलो वोल्ट से एक्सेलरेट कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नियरली जब ये एक्सपेरिमेंट रहता है, तो इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को जो हमें एक्सेलरेट कराना पड़ता है, बहुत ही हाई वोल्टेज से एक्सेलरेट कराना पड़ता है, नियरली मतलब 25 किलोवाट से ज्यादा, इससे ज्यादा ही हम इलेक्ट्रॉन को वहां पर एक्सेलरेट कराते हैं। तो ये जनरेशन समझ आया सबको, क्लियर। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, इस फिगर को और अच्छे से बनाकर और सारी चीजें बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसा रहता है फिगर। तो एक्सरेज जो हम जनरेट करते हैं इसमें लैब में कूलिश ट्यूब के थ्रू जनरेट करते हैं। सो ये हो जाती है हमारी कूलिश ट्यूब, ठीक है। सो ये लैब में जो जनरेट करते हैं वो इस ट्यूब के थ्रू जनरेट करते हैं, कूलिश ट्यूब है ये। यहाँ पर वो हमारा मेटल जो है, जैसे हमने बताया एक मेटल रखते हैं ये, और ये मेटल हाई एटॉमिक मास और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल रहता है, ठीक। लेकिन हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है, तो इसके अंदर एक कूलेंट लगा के रखते हैं। तो मेटल के अंदर क्या रखते हैं, कूलेंट ऐसे पास करा रहे होते हैं, लिक्विड।
ठीक है, तो ये यहाँ से कूलिंग लिक्विड रहता है। ठीक है, ये पूरा सेटअप हमारा क्या है, कूलिंग ट्यूब। तो ये हमारा है कूलिंग ट्यूब बोलते हैं। ओके, तो अभी इसमें है क्या, अभी वैसे जैसे हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए यार, अब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर हमें बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एसेलरेट करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को एसेलरेट करने के लिए पहले जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पर एक प्लेट रखते हैं, मेटल प्लेट। ठीक है, ये मेटल प्लेट, और इस मेटल प्लेट को पीछे से क्या करते हैं, हीट कर रहे होते हैं। क्लियर, तो यार अगर आप इसे हीट करोगे मेटल प्लेट को तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक, अब अगर यहाँ पर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे आ गए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन्हें एसेलरेट कराना पड़ेगा ना। तो एसेलरेट कराना मतलब कोई यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अच्छा, ये खुद एक मेटल है, ये खुद एक मेटल है, तो हम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव के थ्रू इसे एसेलरेट कराने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सेटअप एक बना देते हैं इस तरीके का। तो बेसिकली क्या होता है, एक बीम के फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, क्योंकि बाकी तो इधर उधर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ बीच वाला निकलेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो एक बीम के फॉर्मेट में इसके पास पहुंचते हैं। समझ आया सबको ये चीज, सेटअप एज ए इलेक्ट्रॉन गन ये सिस्टम काम करने लग जाता है। ओके, अच्छा, अब हमें इसे एसेलरेट कराना है। तो ये मेटल रखने का बेनिफिट क्या हो जाता है कि ये हो गया हमारा नेगेटिव, इसे हमने कर लिया किससे कनेक्टेड, नेगेटिव, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज का सोर्स हम लगा देते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं प्लस से। ठीक है, तो बेसिकली ये मेटल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही हाई वोल्टेज से एसेलरेट करता है अपने तरफ। ये क्या हो बन जाता है हमारा, नियरली 25 टू 30 किलो वोल्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं एसेलरेटिंग पोटेंशियल और एसेलरेटिंग वोल्टेज। एसेलरेटिंग वोल्टेज ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। एसेलरेटिंग वोल्टेज का क्या काम है भाई, एसेलरेटिंग वोल्टेज का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना। और उसके बाद यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन के आने के बाद यहाँ से एक्स रेज निकलती हैं। ठीक, तो यार ये जो पीछे फिलामेंट लगा हुआ है, क्लियर, यहाँ पे इसमें से जो करंट आ रही है उसे हम बोलते हैं फिलामेंट करंट। ये जो है ये है फिलामेंट करंट। बताए फिलामेंट करंट का क्या यूज है, अगर हमने करंट बढ़ा दी उससे क्या होगा, वो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए। ओके, तो फिलामेंट करंट ये जो होगी, ये हमारा थर्मल एमिशन यहाँ पर हो रहा है, ये थर्मल एमिशन होगा यहाँ पर। इससे क्या होगा, अगर आपने फिलामेंट करंट बढ़ा दी तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ना। अच्छा बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पर, नहीं, एनर्जी निकलेगी यहाँ पर, एनर्जी डिसाइड करेगी कि कितना ज्यादा हाई एनर्जी का एक्सरेज निकलने वाला है। सोचो आप ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाओगे, ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी। जब ज्यादा वो है तो इवन आफ्टर द लॉस एनर्जी ऑफ एक्सरेज क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, लेकिन कितनी एक्सरेज निकलेंगी ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा ना। सोचो 50 इलेक्ट्रॉन है तो चांस है कि कितने फोटोन निकलेंगे, 50 फोटोन। लेकिन सोचो 200 इलेक्ट्रॉन है तो चांस है कि कितने मैक्सिमम फोटोन निकल सकते हैं, 200। समझ आया सबको, तो फिलामेंट करंट क्या कंट्रोल करेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है,
कवर करेगी? नंबर ऑफ फोटोन, कितने एक्सरे फोटोन निकलने वाले हैं, ये कौन हैंडल करेगा? फिलामेंट करंट। तो अब मैं लिखा नहीं रहा हूं ये चीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कराया नहीं है। आप लोग ये नहीं बोलने लग जाओ कि अरे सर कराया नहीं है, कुछ भी बताया नहीं कि फिलामेंट करंट का यूज क्या है। सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं कि किस तरीके से किसका क्या यूज है। ठीक है, चले तो कुछ चीजें लिख लेते हैं यहाँ पर, कुछ वर्ड्स समझें कि ये जो हम जनरेट करते हैं उसके बेस्ड पर हम क्या डिफाइन करते हैं, वो चीजें देखेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, जब हाई एटॉमिक मास वाले मेटल पे हिट करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाई एनर्जी वाला है और एक हायर मेटल पर क्या करता है, हिट करता है, तो ये कोलाइड करता है। ठीक है, और कोलाइड करने के बाद काफी सारी हीट निकलती है और कुछ पार्ट एक्सरेज निकलती है। ठीक, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, क्या कि क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 10.2। 10.2। तो 10.2 से ये एक्साइट कर देगा, और 10.2 से अगर इसने एक्साइट कर दिया यहाँ पर, तो ये हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से ऊपर चला गया, लेकिन जब ये बाहर आएगा, मतलब जब ये आगे चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न आएगा ना। क्लियर? तो वापस रिटर्न आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फोटोन रिलीज करता है, और वो फोटोन क्या हो सकता है, एक्सरे हो सकता है। ठीक, बट याद है आपको फोटोन की एनर्जी क्या होती है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इवन फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन ये एनर्जी चेंज कितना आता है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम एनर्जी देखते हैं तो हमें रेज कौन सी मिलती है? लेमडा यूवी रेज, याद है? हाइड्रोजन एटम। हाँ, हमें तो और पीछे आना है, हमें कहां तक जाना है? एक्स रेज। तो क्या आप एनर्जी बढ़ा सकते हो? क्या 10.2 से ज्यादा लेके जा सकते हो? क्या नहीं भाई, ये मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांजिशन है ना। लेकिन सोचो आप हाइड्रोजन की जगह एक ऐसा मेटल यूज करो जिसका जेड क्या है, काफी ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो ये एनर्जी क्या हो सकती है, बहुत ही ज्यादा हो सकती है, और इससे वेवलेंथ कहां पहुंच सकती है, एक्स रेज तक पहुंच सकती है। तो रीजन समझ में आया व्हाई वी यूज हैवी मेटल? क्लियर है? अब ये लिखाने की जरूरत है क्या? जितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उनको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों हम जेड ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि यार अगर हाइड्रोजन ले लोगे तो फिर ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती ना, 10.2 से ज्यादा पहुंचेगी क्या कभी? नहीं। ठीक है, मतलब 10.2 नहीं, मैक्सिमम कितनी पहुंचेगी? 13.6 ना। लेकिन इससे भी काम नहीं बनेगा ना, इससे तो हमारी क्या आती है, यूवी रेज आती है, 912 आता है। 13.6 को लेके क्या आंसर आता है हमारा? 912 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम ना। तो इसका मतलब Z क्या होना चाहिए, काफी हाई होना चाहिए। तो पहला पार्ट कि व्हाई वी यूज हैवी मेटल। ओके, अब नंबर टू कि यार इतना कम एक्सरेज क्यों निकल रहा है? कोई बताएगा कि इतना कम एक्सरेज क्यों निकल रहा है, ऐसा ज्यादा एक्सरेज क्यों नहीं निकल रहा है? बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है यार, अगर आपको याद है थोड़ा भी, ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बारे में बताया था वहां से याद आ जाएगा। अरे याद है, 0 to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालोगे तो क्या पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है? क्या कौन कौन सी एनर्जी होती है 10.2 वाली? क्लियर? 12.1। 12.1। तो क्या 0 to इतनी पूरी एब्जॉर्ब हुई? क्या नहीं,
सिर्फ ये स्पेसिफिक वाली एब्जॉर्ब हुई। तो इसका मतलब हमने जो इतनी सारी एनर्जी डाली है वो पूरी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व किस फॉर्मेट में होती है, क्वांटाइजेशन के फॉर्मेट में। समझ आया? हाँ ये बात क्लियर है? तो जो दो टर्म मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको अजीब नहीं लगा स्टार्टिंग से ही हमने बिना किसी रीजन के मैंने बता दिया? क्या बिना किसी रीजन के आपको समझाया कि 100% एनर्जी गई, 90% हीट में आई, बाकी एक्सरेज में आई, हैवी मेटल यूज किया, तो अभी सारी चीज का रीजन क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ सर। ओके, तो हैवी मेटल यूज करने का पर्पस क्या है, एनर्जी ज्यादा देना, ई ज्यादा देना, क्योंकि ई प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर होता है। नंबर 1, हाई मेल्टिंग क्यों रखना, क्योंकि बहुत सारा हीट निकलता है। नंबर 3, कि क्यों इतना सारा हीट निकलता है जबकि हम एनर्जी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो 0 to 100 में क्या होता है, सिर्फ पर्टिकुलर बैंड्स, क्वांटाइजेशन की वजह से सिर्फ पर्टिकुलर बैंड्स ऑब्जर्व होते हैं, तो बाकी सारी एनर्जी कहाँ जाती है, वेस्ट हो जाती है, वो हीट में निकलती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें, सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर है एक्सरेज को लेके? हाँ सर। हाँ सर। ओके, गुड गुड। चले, तो इसको थोड़ा सा एक बेसिक वीक में हल्का पॉइंट वाइज लिख लेते हैं, जिससे आपको सारी चीजें थोड़ा सा क्लियर रहेंगी। कि एक्सरेज में अभी इलेक्ट्रॉन्स को, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को हम बम्बार्डिंग कराएंगे तो हमें क्या होने वाला है, एक्सरे फोटोन मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या सिचुएशन होती है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट क्या बताया कि हैवी मेटल इज यूज्ड, व्हाई? used because E proportional to Z square. Clear? And for hydrogen, E max कितना होता है, मैक्सिमम एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेमडा उससे क्या आता है, मिनिमम 912 एंगस्ट्रॉम। और जबकि हमें क्या चाहिए, एक्सरेज चाहिए, तो एक्सरेज के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एक्सरेज एनर्जी काफी हाई होनी चाहिए जिससे लेमडा और कम आ जाए। डन। पार्ट 2, क्या कि क्वांटाइजेशन, सॉरी, एनर्जी is absorbed by electrons in quantized nature. That's why only specific values are absorbed and most of the energy dissipates in the form of heat. क्लियर? अच्छा, इसलिए क्या होना चाहिए, बिकॉज वो हीट में रहता है, तो इसलिए क्या रहना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाई मेटल मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है? अच्छा, तो चले सॉल्विंग कर लेते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्स रेज। चले सॉल्व कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मैक्स एनर्जी ऑफ एक्स रेज, तो एक्स रेज के पास जो एनर्जी आ रही है वो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, जो पूरा इलेक्ट्रॉन एकदम ग्राउंड ऑर्बिट से सीधा कहां तक पहुंचा दे, उसे नियरली एंड तक पहुंचा दे, और वो अगर रिटर्न आएगा तो सबसे मैक्सिमम का एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करेगा। ये समझ आया सबको? क्या
कि न्यूक्लियस के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट का, उसे बिल्कुल बाहर निकाल दें लास्ट ऑर्बिट पे, तो अगर जब वो वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकालेगा। समझ आया सबको? ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे ज्यादा एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैक्स एनर्जी ऑफ एक्स रेज हमें पता है कि मैक्स कितनी हो सकती है, तो मैक्स एनर्जी है तो इसका मतलब क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, कम, कम मिनिमम। होगी, वेवलेंथ विल बी मिनिमम। तो इसका मतलब इस जो मिनिमम वेवलेंथ है इसका हम अलग से नेम रखते हैं, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ। क्या होती है, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ होता है कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या चीज है, कट ऑफ वेवलेंथ है कि मिनिमम पॉसिबल वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, उससे कम वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे निकाल सकते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, हमें पता है ई मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, ई इंटू मैक्स वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ई को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, बट ये लेमडा जो होगा ये कौन सा होगा, ये कट ऑफ वोल्टेज होगा। क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, ई इंटू वी। डन, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा सी लिखेंगे हम इसे, ये क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ। सो ये कितना हो जाएगा, एच सी बाय ई वी। कुछ याद है एच सी बाई ई सॉल्व करके कितना आता है, 1240 अपॉन पोटेंशियल, ये किसमें आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में। क्लियर, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। यहां पर v क्या है, v इट इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। क्लियर है सबको, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसका मतलब ये होगा, हाँ अगर मैं एक्सरेज की बात करूं, बेसिक एक्सरेज, तो ये ग्राफ रहेगा बेसिक एक्सरेज का। अगर ये लेमडा है और मैं देख रहा हूं कि कितने पार्टिकल्स, इंटेंसिटी मतलब समझ रहे हैं ना आप, फोटोन इंटेंसिटी कितने रहेंगे, तो बहुत ही क्लियर है कि स्टार्ट यहां से होगा लेमडा मिनिमम से। लेमडा मिनिमम को क्या बोलेंगे, लेमडा सी, क्या, कट ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब क्या है, कट ऑफ वेवलेंथ। और ये पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ, तो ये मिनिमम वेवलेंथ होगी, इसके बाद डिफरेंट वेवलेंथ होगी। तो अब देखो यार पैटर्न एकदम अलग मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है कि शुरू पे वेवलेंथ ज्यादा मिल रही है, फिर उसके बाद कम मिल रही है। इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या है, वेवलेंथ का मतलब हाई एनर्जी, और ये वेवलेंथ ज्यादा मतलब लो एनर्जी। तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ से एक्सरे निकलती है, उस एक्सरे में हाई एनर्जी वाले बहुत ही कम फोटोन होते हैं, देख रहे हैं ना, इंटेंसिटी लो है, और लो एनर्जी वाले भी कम होते हैं, मीडियम वाले सबसे ज्यादा रहते हैं कि इतने मीडियम एनर्जी रहेगी। समझ आई ये बात, ये ग्राफ समझ आया कि कैसा रहता है। हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है वो किसके थ्रू कंट्रोल होती है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू। क्लियर, अच्छा, ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इसका मतलब क्या है, क्या ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही है, नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, इंटेंसिटी मतलब यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी मींस फोटोन इंटेंसिटी, intensity of x-rays which depends upon number of photons, which depends upon
नंबर ऑफ एक्सरे फोटॉन्स, और एक्सरे फोटॉन्स का जो नंबर है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो which is controlled by number of electron hitting the metal plate. Okay, which is controlled by number of electrons hitting the टारगेट मेटल, उसे क्या बोलते हैं, टारगेट मेटल। सो इस पे डिपेंड करता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन हैंडल करता है, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलामेंट करंट, फिलामेंट करंट, थर्मल एमिशन। फिलामेंट। ये कंफर्म हुआ कि अगर मुझे इस ग्राफ को और बड़ा करना है, मतलब इस ग्राफ का लेमडा तो नहीं बदल सकता मैं, लेमडा कंफर्म है, लेकिन ऐसे पीक और चाहिए, ज्यादा फोटोन चाहिए मैक्सिमम एनर्जी के, तो इसका मतलब कब आएंगे वो, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फिलामेंट करंट से इंक्रीज करेंगे। सो नंबर ऑफ electrons can be increased by thermal emission and increased filament current। सबको समझ आया कि इंटेंसिटी कैसे हैंडल करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हैंडल करेंगे और फिलामेंट करंट के थ्रू हैंडल करेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो क्या मैनेज करता है, वो एनर्जी मैनेज करता है। तो वो ये नहीं बताएगा कि कितने फोटॉन्स आने वाले हैं, मतलब सपोज 50 फोटॉन्स निकलने वाले हैं, तो 50 फोटॉन निकलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, फिलामेंट करंट। लेकिन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज डिफाइन करेगा कि ये कितनी ज्यादा एनर्जी कैरी करके निकलने वाले हैं। तो जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है हमारा, वो क्या हैंडल करता है, एनर्जी हैंडल करता है। सो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज handles the penetration power and energy of X-rays। क्लियर। और वेवलेंथ, एनर्जी मतलब फिर वेवलेंथ का हम ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, मैंने फिर से बोला कुछ बुक्स में 1 2 3 7 5 भी रहता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कुछ बुक्स में 1 to 5 भी कर देता है, तो वो एज पर द क्वेश्चन हम कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज आएंगी। क्लियर। तो ये एक्सरेज का बेसिक जो मैंने यहाँ पर समझाया, ये बेसिक था। इसके बाद एक्सरेज में क्या है, एक्सरेज में रियल में ग्राफ ऐसा होता नहीं है, एक्सरेज में यहाँ पर सडन स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये फिर दो डिफरेंट टाइप के एक्सरेज हो जाते हैं। तो बेस्ड ऑन एनर्जी दो टाइप के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट, बट बेस्ड ऑन जनरेशन दो टाइप के होते हैं, ये जो बीच बीच में होते हैं और ये जो एक कंटिन्यूअस मिलते हैं। क्लियर। तो इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेज और इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होते हैं, और बाकी सारा डिस्कशन। बट अभी मुझे लगता है कि एक्सरेज के जनरेशन को लेके, थ्योरेटिकल पार्ट को लेके सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार, बताएं, कोई डाउट किसी को? नहीं सर।
ओके, लॉजिक पूरा समझ आया ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेट करके समझ में आया कि क्यों हमें हैवी मेटल चाहिए और हायर एनर्जी जनरेट करने के लिए? क्लियर है ना? हाँ ठीक है, चलिए, ठीक है। ओके देन, आई गेस आज के लिए इतना काफी है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बस या बाय सर। बाय।